हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राम से स्टडी पॉइंट पे। मेरा नाम है कपिल कश्यप। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपको इस चैनल पर पढ़ा रहा हूँ पॉलिटी। दोस्तों, अभी तक हमने काफ़ी पॉलिटी में काफ़ी कुछ टॉपिक कवर अप कर लिए हैं, जिसमें कि अभी हमने आखिरी जो टॉपिक पढ़ा था वो हमने पढ़ा था संविधान का निर्माण। दोस्तों, जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे प्रस्तावना के बारे में कि मतलब प्रस्तावना को कहाँ से दिया गया, प्रस्तावना का कि हमारे संविधान में क्या महत्वपूर्ण योगदान है, और प्रस्तावना से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके वनडे एग्जाम में बन सकते हैं वो मैं यहाँ सारे आपको कवर अप कराने की कोशिश करूंगा। तो चलिए ठीक है दोस्तों, पहले पॉइंट शुरू करते हैं। प्रस्तावना का पहले सबसे पहले स्रोत। तो प्रस्तावना का जो स्रोत है वो अमेरिका से दिया गया है। मतलब इस पॉइंट को समझिएगा कि विश्व में सबसे पहले जो संविधान बना था उसमें अमेरिका एक ऐसा देश था जिसने कि अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया था। ठीक है, प्रस्तावना को अपनाया था। तो उसी की देख रेख हमने भी भारत के जो संविधान की जो लोग थे बनाने वाले, उन्होंने भी प्रस्तावना को अपने संविधान में शामिल किया अमेरिका की तर्ज पर। ठीक है दोस्तों, अब फिर बात आती है प्रस्तावना की भाषा। दोस्तों, प्रस्तावना की जो भाषा ली गई है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, जो हम प्रस्तावना आप शब्द देखते हैं काफी प्रकार के, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता वगैरह, जो ये शब्द लिए गए हैं प्रस्तावना में, जो भाषा का इस्तेमाल किया गया है वो ऑस्ट्रेलिया की भाषा का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है दोस्तों, फिर आता है प्रस्तावना का जो हमारी प्रस्तावना है वो किस पर आधारित है। आपको पता होगा कि हमारी प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। और उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लाया गया था, जिसको कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया था। ठीक है, अब फिर आता है प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। आपके वनडे एग्जाम में काफी इंपोर्टेंट पॉइंट होता है, पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा किसे किसे कहा जाता है। कुछ न कुछ अनुच्छेद दिए होंगे कि इस अनुच्छेद को, फिर एक ऑप्शन दिया होगा प्रस्तावना को। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? प्रस्तावना को ही संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, फिर अगला है इसका अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है। जो हमारा आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 32 आप पढ़ेंगे, उसको जो हमारा अनुच्छेद 32 है उसी को संविधान की आत्मा भी कहा गया है। ठीक है, फिर इसका आता है अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों के अधिकार की व्याख्या करता है। हमारे दोस्तों, आर्टिकल 32 काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे संविधान के उपचारों के अधिकार की व्याख्या करता है। अगर आपके संविधानों संबंधी जितने भी उपचार होंगे उनकी व्याख्या करता है अनुच्छेद 32, जो कि सुप्रीम कोर्ट को राइट होता है। ठीक है, संविधान की शक्ति किसमें निहित होती है? जो संविधान की शक्ति निहित होती है आपकी जनता में, क्योंकि जैसे कि आपने पढ़ा होगा ना, उनके लिंकन के अनुसार, अब्राहम लिंकन के अनुसार, लोकतंत्र जनता के लिए जनता द्वारा किए जाने वाला शासन है। मतलब कि संविधान की जो समझ शक्तियां हैं वो किसमें निहित है? जनता में निहित है। क्योंकि हम जनता ही अपने, जो हमारे एमपीज एमएलए वगैरह होते हैं, हमारे जितने भी प्रतिनिधि होते हैं, उनको चुन करके जनता ही आगे भेजती है, जो कि हमारे देश का आगे जाकर के संसद स्तर पर या फिर विधानसभा स्तर पर हमारे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ठीक है, इसी कारण हम कह सकते हैं कि संविधान की शक्ति किसमें निहित होती है? जनता में निहित होती है। ठीक है, अब दोस्तों अगला पॉइंट है इसका, प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। दोस्तों, जो प्रस्तावना पढ़ते होंगे कि हम भारत के लोग, हम स्टार्टिंग में जो प्रस्तावना पढ़ते हैं हम भारत के लोग समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जो आपने प्रस्तावना पढ़ी होगी, तो उसमें जो 3 शब्द थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। दोस्तों, ये संविधान में जब हमारा संविधान बना था उस समय मूल प्रस्तावना में ये शब्द नहीं थे। इनको 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक, किस किस शब्द को? समाजवादी को, धर्मनिरपेक्ष को और अखंडता शब्द को। अगर पूछा जाए कि कभी भी कि, जैसे कि या तो एक साथ में कभी नहीं पूछेगा, अगर आपसे मंडे एग्जाम में पूछा जाए कि समाजवादी शब्द को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो आपका क्या आंसर होगा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। अगर ऐसे पूछा जाए कि अखंडता और धर्मनिरपेक्ष शब्द को कैसे जोड़ा गया, तो आपका आंसर क्या होगा? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, और दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान भी कहा जाता है। इसके बारे में भी हम आगे भी पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किससे कहते हैं। क्योंकि दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 में संविधान में सबसे ज्यादा बदलाव किए गए थे। संविधान के अनुच्छेद जोड़े गए थे, कुछ कम किए गए थे। क्योंकि जो संविधान में जो सबसे ज्यादा बदलाव 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ही किए गए थे, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा दी गई। ठीक है, फिर इसका अगला पॉइंट हम नोट वही देखते हैं, धर्मनिरपेक्ष शब्द को धर्म संविधान में उल्लेख नहीं है। दोस्तों, जो ये
शब्द है ना जो है कि ये शब्द धर्मनिरपेक्ष, इसका आपको संविधान में कहीं उल्लेख नहीं मिलेगा, ठीक है। इसी पर आपकी सिर्फ प्रस्तावना में ही है, इसके अलावा ये संविधान में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है। तो हम समझते हैं कि धर्मनिरपेक्ष शब्द आखिर होता क्या है। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द से आशय ये है कि हमारे देश का कोई धर्म नहीं होगा, और ना ही हमारी सरकार, चाहे वो केंद्र स्तर पर हो या राज्य स्तर पर हो, किसी भी धर्म को सपोर्ट नहीं करेंगी। यह है कि किसी भी विशेष धर्म को का समर्थन नहीं करेंगी, सभी धर्मों को बराबर मानेंगी, ठीक है। और राज्य हमेशा अपने राज्य सरकार यानी कि राज्य अपने को हमेशा किसी भी हर धर्म से अलग रखेगा, किसी विशेष धर्म का समर्थन कभी नहीं करेगा, बस सभी धर्मों के लोगों को बराबर की मान्यता देगा, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द से आशय हमारा ये है, ठीक है, जो जिसका कि संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं, सिर्फ प्रस्तावना में ही है, ठीक है। प्रस्तावना को, फिर अगला पॉइंट है दोस्तों, तो प्रस्तावना को संविधान का परिचय जो कहा है वो किसने कहा है, एन ए पालगीवाला ने कहा है, जो कि कौन थे, संविधान सभा के सदस्य भी थे, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रस्तावना को संविधान का परिचय किसने कहा है, तो आपका आंसर क्या होगा, एन ए पालगीवाला ने, ठीक है। दोस्तों अब कुछ पढ़ते हैं मूल संविधान में, देखिए क्या क्या था हमारे। दोस्तों मूल संविधान जब हमारा, जब यानी कि मूल संविधान का मतलब जब संविधान बना था हमारा, तो उस समय संविधान में एक प्रस्तावना थी, 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी, और संविधान के 22 भाग थे, ठीक है। और वर्तमान में अगर हम देखें क्या कंडीशन बनती है, प्रस्तावना तो एक ही है और जो कि एक ही रहेगी हमेशा, और 465 अनुच्छेद हो चुके हैं। पहले कितने थे मूल संविधान में, 395, 465 अनुच्छेद थे 2016 के तक, ठीक है। बाकी आपको पता है कि रोज कभी काफी कुछ अमेंडमेंट होते रहते हैं जिससे कि अनुच्छेद बढ़ने भी हैं। तो 2016 तक तो 465 अनुच्छेद है, ठीक है। और अब अनुसूचियां 8 से बढ़कर कितनी हो चुकी हैं, 12 हो चुकी हैं, और संविधान के भाग 22 से बढ़कर के 25 कर दिए गए हैं, ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों इसका एक द्वंद की स्थिति दोस्तों यहाँ थी कि प्रस्तावना क्या संविधान का भाग है या नहीं है, संविधान का भाग है या नहीं है। अक्सर ये क्वेश्चन वैसे पूछा नहीं जाता क्योंकि इस क्वेश्चन में काफी कंफ्यूजन है कि संविधान, क्योंकि देखिए इसमें दो कंडीशन बनती है। एक, अगर अगर आपसे अगर बेरोबाड़ी, अगर सपोज बाय अगर आपसे वनडे एग्जाम में केस देकर के पूछ लिया जाए कि बेरोबाड़ी संघ मामले 1960 के अनुसार प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा, नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए, क्योंकि बेरोबाड़ी संघ मामले 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है। अगर पर्सनली केस देकर पूछा जाए, वैसे वनडे एग्जाम में कभी केस दिया नहीं जाएगा आपको, पर सपोज बाय अगर आपको केस देकर के पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा, बेरोबारी संघ मामले के अनुसार प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लेकिन अगर पूछा जाए कि ये एक बार पूछा जा सकता है इंपोर्टेंट, क्योंकि केशवानंद भारती मामला काफी न्यूज में रहता है, ये काफी काफी इंपोर्टेंट मामला था क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की काफी अच्छे से व्याख्या की थी, ठीक है। तो अगर इस केस के ब्याह पे पूछा जाए कि आपसे कि केशवानंद भारती मामले 1973 के अनुसार समय क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो है, ठीक है। तो दो कंडीशन बननी है, अगर आपको केस देकर के पूछा जाए तो आपके आंसर ये होनी चाहिए, बेरोबारी संघ के मामले के अनुसार प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, और केशवानंद भारती मामले 1973 के अनुसार प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो दोस्तों ये थे कुछ प्रस्तावना से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं आपके वनडे एग्जाम में, वो सारे पॉइंट मैंने आपको यहाँ कवर अप कराने की कोशिश की है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप आगे का समझ लीजिए, पिछली वीडियो जरूर से देखिएगा, जिससे कि आपको टॉपिक वाइज काफ़ी अच्छे तरीके से सारी चीज़ें क्लियर होती रहें। अगर आपको ये सब चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ रही हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। धन्यवाद।